नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट सेज के इस अंक में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे फसल बीमा, सार्वभौमिकरण, गैर ऋणी कवरेज को बढ़ाने और राज्य विशिष्ट मॉडल कार्यान्वयन पर। हमारे एक्सपर्ट हैं ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर महाराष्ट्र श्री विनय कुमार आउते जी। आइए आपसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एक्सपर्ट सेज में। धन्यवाद सर, आप महाराष्ट्र सरकार के साथ काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जलवायु परिवर्तन पर महाराष्ट्र राज्य का दृष्टिकोण क्या है और महाराष्ट्र जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं तो पूरी दुनिया जो है अभी ये जलवायु जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तो इसका इफेक्ट जो है हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर तो काफी तरह से पड़ रहा है। जबकि महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर है तो वो पूरा यानी कि बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस साल में भी हम देखेंगे तो हमारे जून में बारिश जो है वो देरी से शुरू हो गई है और जून में करीबन 46% यानी कि 46% वो कम बारिश गिरी लगातार औसत के हिसाब से। जुलाई में वो 100% से ज्यादा 140% गिरी और अगस्त में फिर वो करीबन 62% यानी कि 62% जो है वो कम गिरी। और उसमें जो ड्राई स्पेल जिसको कहते हैं कि बारिश में रुकावट जो है वो करीबन 21 दिन से ज्यादा करीबन मोर देन 25% से ज्यादा इसमें थी। और सितंबर महीने में फिर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो गई। तो इसका परिणाम हमारे काश्तकारों के या किसानों की खेती पर बहुत बुरा पड़ जाता है, उनका काफी नुकसान हो जाता है। तो इसे निपटने के लिए हम यही कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो फार्मर है उनको लोगों को ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम है तो उसके दायरे में हम लाने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश इस साल हमारी काफी कामयाब रही कि जैसे कि हमारा करीबन 141 लाख हेक्टेयर का हमारी बुआई होती है खरीफ सीजन में, तो उसमें करीबन 113 लाख हेक्टेयर का इंश्योरेंस फार्मर लोगों ने किया। तो उसका करीबन 80% से ज्यादा एरिया जो है हमारा इंश्योर्ड हो। वो अभी तक की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि इतना ज्यादा पैमाने पे लोगों ने भाग लिया है। काश्तकारों को भी हम इसकी जानकारी देते हैं, वो लोग बड़ी मात्रा में इस योजना का लाभ लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बाकी कुछ उपाय करते हैं, लेकिन वो क्रॉप इंश्योरेंस जिसको हम फसल बीमा बोलते हैं तो उसके लिए हम फार्मर लोगों में जागृति करते हैं और वो लोग हिस्सेदार उसके बन जाते हैं और भाग लेते हैं इसका। जी, बहुत अच्छा। क्या आप महाराष्ट्र से फसल बीमा के नए निविदा चक्र के संबंध में कुछ सफलताओं और सबकों पर प्रकाश डाल सकते हैं? हाँ, हमारा जो नया निविदा चक्र जो निकला तो इस साल 2023-24 और 24-25 और 25-26 से 3 सालों के लिए हमने टेंडर नोटिस निकाला था। तो उसमें करीबन 9 कंपनियां पार्टिसिपेट हुई, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा कंपनी है, उनका भी सहयोग हमें मिल रहा है, वो भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट हो रहे हैं। और हुआ ये कि जब हमने ये इंश्योरेंस की इतने बड़े पैमाने पे एम्प्लॉय करने की जब घोषणा की तो ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी यहाँ आई और हमारा जो प्रीमियम रेट है जो कि पहले 15% से ज्यादा हुआ करता था वो घट के करीबन 12%, 12 अंक तक सीमित रह गया। तो 3% उसमें भी कमतरता आ गई और इंश्योरेंस कंपनी को भी काफी बिजनेस मिला। जैसे कि मेरे महाराष्ट्र स्टेट में करीबन 54,000 करोड़ से ज्यादा इंश्योर्ड अमाउंट का इंश्योरेंस हुआ है, कि जो कि इंडिया का भी आप या भारत देश का भी आप देखोगे तो काफी मोर देन 20% से ज्यादा इंश्योरेंस तो महाराष्ट्र में हुआ। तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी है तो वो भी साझेदारी करती है और हमारे स्टेट में करीबन अभी इस साइकिल में 9 कंपनियां काम कर रही है, जिनके साथ उसमें से गवर्नमेंट की भी कंपनी जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और बाकी कुछ प्राइवेट कंपनी भी है जिसको हम खासगी या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, वो भी काम कर रही है। इस उपलब्धि के लिए आप और महाराष्ट्र के किसान बधाई के पात्र हैं, क्योंकि महाराष्ट्र ने सार्वभौमिकरण को अपनाया है। फसल बीमा का सार्वभौमिकरण भारत में किसानों के वित्तीय समावेशन के समग्र लक्ष्य से कैसे जुड़ता है? ये आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे यहाँ तो रेनफेड एग्रीकल्चर है, यानी कि बारिश के ऊपर डिपेंड करता है और लोगों की काफी इस नैसर्गिक आपदा के कारण नुकसान हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अगर गत साल का देखोगे तो सिर्फ एक 57 लाख हेक्टेयर यानी कि जो हमारी पूरी बुआई है उसमें से 40% ही लोग बीमा योजना में हिस्सेदार बन चुके थे। तो बाकी लोगों का भी नुकसान होता है, लेकिन वो नुकसान फिर उनको कुछ मिलता नहीं है और उनको फिर काफी डिस्टेंस में वो चले जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचना
तो हमने देखा कि क्या होता है कि इसमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें खरीफ की जो कई तृणधान्य या कडधान्य जो पीके फसलें हैं उनके लिए सिर्फ 2% इंश्योरेंस अमाउंट है, और कपास जैसे है उसको, और कांदा यानी कि ओनियन जैसे है उसको 5% है। लेकिन वो भी भरने के लिए काश्तकारों के पास पैसा नहीं होता। शुरुआत में भी अगर 50,000 की जमीन छूट है तो 2% से भी 1,000 रुपए उसको लगते हैं, तो वो उसके पास नहीं थे। तो जब 31 जुलाई हमारा अंतिम दिनांक होता है पार्टिसिपेट करने का, तो 20-25 जुलाई तक कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, और 25 जुलाई के बाद भीड़ लग जाती है उसमें, तो लॉ एंड ऑर्डर के भी इशू तैयार हो जाते हैं, और लोग चाहते हुए भी उनके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि बुआई करने के लिए, बीज लेने के लिए पैसा लगता है, जमीन तैयार करने के लिए पैसा लगता है, खाद के लिए पैसा लगता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भरने के लिए पैसा नहीं रहता। इसके कारण वो इंश्योरेंस योजना अच्छी होने के बावजूद भी उससे दूर रहता था। तो हमारे महाराष्ट्र सरकार ने एक काफी क्रांतिकारी निर्णय लिया कि हम काश्तकारों को जो है, या फार्मर लोगों को, किसानों को 1 रुपए में इंश्योरेंस देता है। सिर्फ हर आवेदन के ऊपर फार्मर लोगों से 1 रुपया लिया जाएगा, और बाकी फार्मर का जो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो राज्य सरकार भरेगी। तो इसके कारण ही मैंने पहले बताया कि महाराष्ट्र सरकार में गत साल की तुलना में, जबकि 57 लाख हेक्टेयर का इंश्योरेंस एरिया हुआ करता था, तो इस साल वो 1,13,00,000 हेक्टेयर यानी कि दुगना हो गया, 100% उसमें बढ़ोतरी हो गई। और करीबन जितनी भी बुआई होती है उसमें 80% लोग अभी इंश्योरेंस पॉलिसी के दायरे में आए हैं। तो जब भी कभी ये नैसर्गिक आपदा होगी तो उनको ये मिल जाएगा। और जैसे कि आपने कहा फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो सच्ची बात है कि करीबन 1,70,00,000 एप्लीकेशंस है, तो उतने फार्मर लोगों का सब बैंक डिटेल्स है, उनका बैंक खाता या बैंक से उनका व्यवहार जो है उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई। ये तो वाकई काबिले तारीफ है सर, जिससे किसानों को फायदा मिल रहा है। क्या आप महाराष्ट्र में उन रणनीतियों या पहलों के उदाहरण साझा कर सकते हैं जिन्होंने फसल बीमा कार्यक्रमों में गैर ऋणी किसान कवरेज को सफलतापूर्व बढ़ाया है? इसमें तो मैं सोचता हूँ कि महाराष्ट्र तो पूरे अपने भारतवर्ष में नंबर 1 पोजीशन पे होगा, क्योंकि मेरे करीबन जो 1,70,00,000 एप्लीकेशन या अर्जी है मेरे खरीफ सीजन में, उसमें से सिर्फ 3.5-4 लाख अर्जी सिर्फ लोनी फार्मर की है। उससे अलावा बाकी जो है करीबन 1,66,00,000 अर्जी जो है नॉन लोनी फार्मर की, जिन्होंने ऋण नहीं लिया। इसीलिए आप ये जानकारी पहुंचा सकते हैं लोगों तक कि कितने जागरूक हो चुके हैं हमारे किसान। वो खुद के पैसे से जो है बीमा पॉलिसी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो करीबन 99% मेरे फार्मर जो है ना वो नॉन लोनी फार्मर है, 1% से भी कम फार्मर जो है वो लोनी फार्मर है। ये तो सक्सेस स्टोरी है हमारी। कृषि बीमा के साथ गैर ऋणी किसानों की इतनी बड़ी मात्रा में भागीदारी एक मिसाल साबित होगी। सर, क्या आप कप और कैप मॉडल यानी 80-110 का अवलोकन प्रदान कर सकते हैं, और ये महाराष्ट्र के कृषि परिदृश्य के अनुरूप कैसे बनाया गया है? बढ़िया प्रश्न आपने पूछा कि 80-110 ये जो मॉडल जो है वो महाराष्ट्र फाइंड आउट किया हुआ मॉडल है, जिसको बीड मॉडल कहते हैं। कि हमारे महाराष्ट्र में एक बीड करके डिस्ट्रिक्ट है जो मराठवाड़ा रीजन में आता है, कि जिसमें नैसर्गिक आपदा काफी होते हैं और फार्मर लोगों को काफी नुकसान भी होता है। तो सबसे ज्यादा इंश्योरेंस का अभी लाभ भी है, अगर हिस्ट्री में आप चले जाओगे तो बीड डिस्ट्रिक्ट में ही उठाया है। और उसके यहाँ हमने देखा कि करीबन 2016 से हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो हमारी जो क्लेम था, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम हम 100 रुपए देते हैं, तो क्लेम ज्यादा से ज्यादा 113 रुपए तक बन चुका था। तो नॉर्मल पीएम में या फसल बीमा योजना में क्या होता है कि उसका दायरा 350 रुपए तक रहता है, यानी कि अगर 100 रुपए प्रीमियम है तो 350 रुपए तक की जिम्मेदारी देने की अगर क्लेम की इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर होती है। इसके कारण क्या होता है कि इतनी तो कभी होता नहीं, मगर वो इंश्योरेंस का प्रीमियम फिर बच जाता है फार्मर के लिए। और जबकि हमने 80-110 मॉडल लिया इस साल, तो प्रीमियम अमाउंट घटकर 12% यानी कि करीबन 11% से वो कम आ गई। तो उसे करोड़ों का फायदा हुआ, यानी कि सब्सिडी जो है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो है वो काफी बच गई। और इंश्योरेंस कंपनी का जी जिम्मेदारी थी कि जो अगर आपदा परिस्थिति में उनको क्लेम जो है वो करीबन 350 रुपए तक देना था, तो अभी 110 रुपए तक की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। 110 रुपए से अगर ज्यादा क्लेम आ गया तो स्टेट गवर्नमेंट दे देगी। और दूसरी बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये आरोप भी लग जाता है कि ये सब पैसा कमाने के लिए आते हैं और पैसा काफी नफा कमा के ले जाते हैं, और फिर वो ग्रीवेंसेस एड्रेस करती है। फार्मर लोग तो बेचारे रहते हैं, उनको इतना पता नहीं रहता, उसको कुछ रीजन देके जो है वो नकारते रहते हैं, उसके क्लेम नकारते रहते हैं। तो हमने क्या किया कि इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी के प्रॉफिट को 20% की कैप लगाई कि अगर उसमें कोई क्लेम नहीं आया, अगर समझो 100 रुपए की उनके पास प्रीमियम अमाउंट जमा हो जाती है, और पहले तो 100 के 100 रुपए प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी ले जाती थी, लेकिन अभी इस मॉडल के कारण इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 20 रुपए लेके जाएगी, और बचे हुए 80 रुपए जो है गवर्नमेंट के पास वापस चले आएगी। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रॉफिटिंग नेचर है उसके ऊपर भी कैप लगाया,
और इंश्योरेंस कंपनी का जो यानी कि क्लेम का दायरा है उसमें भी उनको काफी राहत दी, 350 रुपए से घटाकर 110 रुपए कर दी। इसलिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का भी फायदा हुआ, इंश्योरेंस कंपनी की भी दिक्कतें कम हो गई, और जो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ प्रॉफिटिंग नेचर के हिसाब से काम करती है तो उनका भी जरिया जो है वो बदल गया। ये काफी सक्सेसफुल मॉडल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि बीमा कंपनी और किसान दोनों के हितों को ध्यान में रखा गया है। सर, यस्टेक विंड्स जैसी प्रौद्योगिकियों पर महाराष्ट्र राज्य का दृष्टिकोण क्या है और प्रौद्योगिकियों पर क्या योजनाएं हैं? आपने सही फरमाया, जैसे कि यस्टेक है और विंड्स है, इसमें तो महाराष्ट्र काफी अग्रेसर है, क्योंकि हमारे यहाँ महावेद करके प्रोजेक्ट है जो 2017 में हमने लॉन्च किया था 2017 में। तो उसके दायरे में हम लोगों ने हर एक रेवेन्यू सर्कल में, जो कि 10-12 गांव का एक रेवेन्यू सर्कल रहता है, एक यूनिट रहता है जो इंश्योरेंस यूनिट कहते हैं, उसमें हमने AWS ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बैठाया है। तो अभी विंड्स की तरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है उसके चलते हर एक गांव में, ग्राम पंचायत में जो है ऑटोमेटिक रेन गेज बिठाना है, तो वो जो अभी फाइनल होने के बाद हम लोग वो बिठाएंगे। लेकिन शुरुआत से 2017 से हम ये विंड्स प्रणाली के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन, ह्यूमन एररलेस सिस्टम पे हम लोग बिलीव करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन होने के लिए काम करते हैं। तो जैसे आप यस्टेक की बात कर रहे हो, तो पिछले वाले सीजन में यानी कि 2022-23 में हम लोगों ने सोयाबीन यानी कि जिसको धान कहते हैं या पैडी कहते हैं अंग्रेजी को, और उसके अलावा कॉटन जिसको कपास कहते हैं, उस 3 क्रॉप के लिए हमने टेक्नोलॉजिकल यील्ड लिया टेक्नोलॉजी से, और उसको जो है क्लेम के लिए 10% का वेटेज दे दिया। और जो पारंपरिक जो फसल का उत्पादन का अनुपात लेते थे, जिसको क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, तो वो होता था, तो उसको 90% वेटेज दिया। अब इस साल हमने वो वेटेज 90% से घटाकर वो 70% कर दिया है, और जो टेक्नोलॉजिकल यील्ड को वेटेज 10% से बढ़ाकर हमने 30% तक कर दिया है। और आने वाले दिनों में हम लोग वो 30% से बढ़ाकर 40%, 50%, थर्ड ईयर के अंत में हम लोग 50% तक जाएंगे जब भी टेक्नोलॉजिकल। तो इसमें जो ह्यूमन एरर है और जो कोई मॉरल हजार्ड्स वगैरह है, तो हो इस तरह से हम लोग कम कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगी, और जल्द से जल्द जो क्लेम है वो भी फिर फार्मर लोगों के अकाउंट में चले जाएगा। से यस्टेक और विंड्स दोनों बहुत बढ़िया प्रणाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हम लोग इसके लिए धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि ये काफी अच्छा प्रोएक्टिव स्टेप है, जिसके ऊपर जाके हम लोग भी चल रहे हैं और बाकी स्टेट भी चलेगी। निश्चित रूप से ये नई तकनीकें किसानों के लिए हितकारी साबित होंगी। चलते चलते आप किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश तो यही रहेगा कि किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो 2016 से 17 से 2022-23 तक करीबन 23,000 करोड़ से ज्यादा राशि जो है तो फार्मर को ये इंश्योरेंस क्लेम या बीमा के तरह दी गई हो, जिसका पर साल जो है करीबन 3,000 करोड़ से ज्यादा अमाउंट जो है फार्मर लोगों के खाते में चले जाते हैं। और इसमें फार्मर लोग या किसानों को जब आपदा आती है, नैसर्गिक आपदा आती है, तो उसका आर्थिक नुकसान हो जाता है, तो इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं जो बचे हुए 20% लोग हैं हमारे, जबकि हम 80% हम पहुंच चुके, जो 20%, उनको भी मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप भी मिल जाइए और इस क्रांतिकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की क्रांतिकारी योजना का आप सहयोग दीजिए और आप इसकी हिस्सेदार बन जाइए। फसल बीमा पर इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ एक्सपर्ट सेज में हमारे मेहमान थे श्री विनय कुमार आउते जी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड और जानकारियां पसंद आई होंगी। तो हमारा और आपका साथ बनाए रखिए, सुनते रहिए एक्सपर्ट सेज।